मुद्रा और बैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम में आपको 6 से 8 नंबर तक देगा। और इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत है कि इस क्वेश्चन में 5 से 6 टॉपिक ऐसे फिक्स है जिसमें से ही 100% आपके एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं वो बताऊंगा। साथ ही साथ 2022 से लेके 2025 तक एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी बताऊंगा। आपके लिए मैं बताऊं कि यहाँ पर मैं आपको एमसीक्यूज भी बता रहा हूं कि कौन सा 2022 में पूछा गया था। 4 सालों की एमसीक्यूज और सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। बेसिकली ये मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए तैयार किया क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए ऑलरेडी आ चुका है। तो इस चैप्टर की सबसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। जहां पर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो पहला टॉपिक हमें मिलता है वाटर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? एक ऐसी प्रणाली जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष विनिमय होता है दो लोगों के बीच में। मान लो ए है और बी है और दोनों को एक दूसरे की आवश्यकताओं की वस्तु रखी हुई है। जब दोनों ही अपनी आवश्यकताओं को आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, प्रत्यक्ष विनिमय कर लेंगे, एक ने एक हाथ से दिया दूसरे ने दूसरे हाथ से लिया, तो ऐसे प्रणाली को हम वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए को गेहूं चाहिए और बी को कपड़ा चाहिए। ठीक है, बी के पास गेहूं है, ए के पास कपड़ा है। तो उसने किया, ए ने बी से गेहूं ले लिया और बी ने ए से कपड़ा ले लिया। तो इस तरह से दोनों ने एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति भी कर ली। तो यहाँ पर गेहूं गया कपड़ा आया वाला जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। इस सिस्टम को सीसी इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। किस इकोनॉमी से? बेटा ध्यान रखिएगा, सीसी इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। सी का मतलब होता है सी फॉर कमोडिटी यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से। हालांकि ये उस समय सबसे प्रचलित थी जब मुद्रा का जो है विकास नहीं होता, मुद्रा का अस्तित्व नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लोग समझदार होते चले गए, लोगों की जरूरतें बढ़ती चली गई और वस्तु विनिमय में बहुत सारी परेशानियां आनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर पढ़ना है वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां। अगर वस्तु विनिमय की प्रणाली की सबसे बड़ी कमी थी वो था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स यानी द्वि संयोग की कमी, या इसको हम दोहरे संयोग की कमी कह सकते हैं। दोहरे संयोग की कमी। अब वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी यही चीज है कि दो लोगों का ऐसा होना जहां दोनों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो, साथ ही दोनों ही एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो। लेकिन दोनों पक्षों का एक समय पर एक दूसरे की वस्तु का होना और दोनों ही एक्सचेंज करने के तैयार हो, इसकी बहुत ही बड़ी परेशानी आने लग गई थी क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती, सभी की आवश्यकता सबके पास नहीं मिल पा रही थी। दूसरी समस्या थी एक समान मूल्य मापक का अभाव। कोई भी ऐसा यूनिट नहीं था, कोई भी एक ऐसा वहां पर माध्यम नहीं था जिससे वस्तुओं का और सेवाओं का मूल्य निर्धारित कर सके, प्राइस डिटरमाइन कर सके कि इसकी कीमत इतनी है, इसके बदले में इतना सामान जाएगा, इसके बदले कुछ भी नहीं था। लोग आपस में तय तो करते थे लेकिन हर एरिया, हर गांव, हर मोहल्ले का ये एक्सचेंज सिस्टम अलग अलग था। कोई भी एक मापक नहीं था सामान जो सबके लिए एक जैसा हो। मूल्य संचय का अभाव, वस्तुओं को लंबे समय तक बचा के नहीं रख सकते क्योंकि वो समय के साथ साथ सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो आप लंबे समय तक अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी वस्तुओं को बचा कर नहीं रख सकते। मतलब साफ है, जब वस्तुएं बचेंगी नहीं तो मूल्य का संचय भी नहीं होगा। जैसे आज के टाइम में पैसे बैंक में जमा कर दो, आपने यूज किया, अपने आने वाली पीढ़ियां यूज करेंगी तो मूल्य बच के रहता है। ठीक है, तो पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। स्थगित भुगतानों का माध्यम, मतलब साफ है भविष्य संबंधित लेन देन नहीं कर सकते थे। मतलब आज हमने कोई चीज खरीदा कल पेमेंट कर दिया, ऐसा उसमें बिल्कुल नहीं होता था। आपको प्रत्यक्ष विनिमय करना पड़ता था, कुछ दोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। मूल्य हस्तांतरण में कठिनाई, आप अगर कहीं पर बाजार से कोई सामान खरीदना चाहते हो तो आज घर से पेमेंट कर देते हो, सामान आपके घर पे आ जाता था। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको सामान लेके जाना है फिर लेके आना। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये थी कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू नहीं हो पाता। तो ये वस्तु विनिमय की कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों को दूर करते करते फिर मुद्रा का अस्तित्व आया, मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा के विकास के अपना खुद का एक क्रम है, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी, जहां पर हम पढ़ते हैं कि मुद्रा क्या है।
मुद्रा वह है जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में स्वीकार किया जाता है। वो वस्तु जिसको क्रय विक्रय के लिए और किसी भी चीज की वैल्यू को तय करने में एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे भारत में रुपीज है, रुपए, हर चीज की वैल्यू रुपए में होती है। कितने रुपए का है मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है, और रुपए देके आप उसको खरीद सकते हो, रुपए के लिए आप उसको बेच सकते हो। तो मुद्रा ही है जिससे हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं और चीजों की वैल्यू को तय कर सकते हैं। अब जब हम बात करेंगे मुद्रा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के दो प्रमुख कार्य हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। जब हम प्राथमिक कार्यों की बात करते हैं इसमें दो कार्य आते हैं। एक है विनिमय का माध्यम, जो आपका बार्टर सिस्टम में था ना, वस्तु विनिमय प्रणाली में पहला था दोहरे संयोग का अभाव। तो मुद्रा ने दोहरे संयोग को खत्म कर दिया। अब दोहरा संयोग होना नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है कि दो व्यक्ति होना चाहिए, ए और बी, दोनों के पास एक दूसरे का सामान होना चाहिए, दोनों बेचने के लिए एक्सचेंज करने के लिए, ऐसा जरूरत नहीं है। अब आपके पास पैसे होने चाहिए बस, जिसके बाद जो सामान है उसको पैसा दो और सामान ले लो। मतलब मुद्रा के माध्यम से आसानी से वस्तु और सेवाओं को खरीदा या बेचा जा सकता है। और साथ ही साथ मूल्य का माप, मुद्रा के माध्यम से किसी भी चीज की वैल्यू को आज मेजर कर सकते हैं। हर चीज की प्राइस फिक्स है। इंसान के इज्जत की, इंसान के जो है फितरत की कीमत भी तय लग गई है। तो मुद्रा के वस्तुओं के मूल्य को सामान्य इकाइयों में मापा जा सकता है और इसी ने वस्तु विनिमय की तमाम परेशानियों को खत्म कर दिया। इसी के साथ साथ मुद्रा तीन कार्य और करती है जिसको बोलते हैं मुद्रा के द्वितीयक कार्य, या फिर द्वितीयक के साथ साथ इसे मुद्रा के गौण कार्य के भी नाम से जाना जाता है। मूल्य का संचय, हम आसानी से मुद्रा को, पैसे को भविष्य के प्रयोग के लिए बचा कर रख सकते हैं। हर कोई चाहता है अपनी इनकम का एक भाग बचा के रखा जाए, और रखा जा सकता है, बैंक में रखो, गोल्ड के रूप में रखो, प्रॉपर्टी के रूप में रखो, लेकिन वैल्यू है। क्यों? क्योंकि मुद्रा की वैल्यू बदलती नहीं है। स्थगित भुगतान का मानक, मुद्रा के माध्यम से आज हम आसानी से ईएमआई का यूज कर सकते हैं, भविष्य संबंधी लेन देन कर सकते हैं। आज खरीदा कल पेमेंट कर दिया, आज पेमेंट कर दिया परसों सामान मिल गया। क्यों? क्योंकि मुद्रा ने इन सब फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। आज हर कोई अपनी जरूरतों के लिए, अपने शौक को पूरा कर रहा है। जिसको कार चाहिए ईएमआई पे कार खरीद रहा है, जिसको घर बनाना है ईएमआई पे घर बना ले रहा है, मोबाइल खरीदना ईएमआई पे हो गया, शादी करनी सब कुछ स्थगित भुगतान पे चल रहा है, मतलब ईएमआई पे चल रहा है। आज खर्चा कर लिया, धीरे धीरे फिर पेमेंट करते रहेंगे। मूल्य का हस्तांतरण, अब आसानी से आज के समय वैल्यू को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा के कुछ ऐसे भी कार्य कंटीजेंट फंक्शन के नाम से जाना जाता है जो मुद्रा के द्वारा किया जाता है। साख का आधार, उधार क्रय विक्रय के लिए मुद्रा ने आधार प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय आय का वितरण मुद्रा के द्वारा ही होता है और लोगों को अधिकतम संतुष्टि, अधिकतम उत्पादन मुद्रा के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो मुद्रा के कार्य के बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए वो है मुद्रा पूर्ति या मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई क्या है। एक निश्चित समय बिंदु पर अर्थव्यवस्था में जनता के पास जो कुल मुद्रा या कुल धन उपलब्ध होता है उसे हम जो है कुल पूर्ति कहते हैं। मतलब यहाँ पर बात करेंगे M=C+D, मतलब लोगों के पास नोटों के रूप में कितना पैसा है और लोगों का सिक्कों के रूप में कितना पैसा है, उन सबको मुद्रा पूर्ति। लोगों का अपने पास, लोगों का बैंकों में कितना पैसा जमा होता है, उन सभी की कुल मुद्रा लोगों का जमा होना चाहिए। बैंकों के पास जो रिजर्व होता है उसको इसमें इंक्लूड नहीं करता है। लोगों का कितना पैसा बैंकों में जमा है, लोगों के हाथ में कितना पैसा जमा है, उनका सम टोटल होता है मुद्रा पूर्ति। और इसी चीज को मापने के लिए आरबीआई ने 4 मेजर बनाए हैं, M1, M2, M3 और M4। जब हम M1 की बात करते हैं, M1 में 3 प्रकार की मुद्रा को शामिल किया जाता है। जनता के पास मुद्रा दैट इज C, मांग जमा यानी कि DD, और आरबीआई के पास यानी कि OD। तो इन 3 प्रकार की मुद्रा को योग को M1 कहते हैं, जो सबसे ज्यादा जो तरल रूप है, और उसको संकीर्ण मुद्रा कहते हैं क्योंकि सबसे कम आइटम इसमें इंक्लूड किया जाता है। M2 में M1 के तीनों शामिल होते हैं यानी कि C, D और OD, इसमें सारे शामिल होते हैं। प्लस डाकघर में लोगों का जो पैसा जमा होता है उसको इंक्लूड कर लेते हैं M2 में। M3 में M1 के तीनों और जो FD होता है, सावधि जमा करते हैं, टाइम डिपॉजिट करते हैं, उसको इंक्लूड किया जाता है। और भारत का सबसे बड़ा मुद्रा है वो है M4, जहां पर M3 के चारों यानी कि लोगों के पास जमा, लोगों का बैंकों में जमा, आरबीआई के पास जमा और बैंकों में जो FD होता है, सब कुछ जमा इंक्लूड करके उसमें डाकघर में जो पैसा जमा होता है, चाहे वो सेविंग डिपॉजिट हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, सबको इंक्लूड कर लिया जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा मुद्रा कौन है? M4 मनी सप्लाई। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है
वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा साख का सृजन या साख का निर्माण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझो साख का निर्माण क्या होता है। साख सृजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यापारिक बैंक ऋण देकर, किसको, जनता को ऋण देकर अतिरिक्त मुद्रा का निर्माण करती है। व्यापारिक बैंकों के पास जितना भी पैसा जमा होता है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक जमा, क्या बोलते हैं, प्राथमिक जमा, जितना पैसा उनके पास लोग जमा करते हैं उस पैसे के बेस में वो लोगों को ऋण देते हैं। और ऋण देके वो अतिरिक्त, मान लो बैंकों के पास 10,000 रुपए जमा हुआ है, इस 10,000 के बदले वो 8,000 का लोन दे देते हैं और इस प्रकार से 18,000 रुपए जनरेट हो जाता है। 10,000 यहाँ जमा है, 8,000 का लोन चला गया, 18,000। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साख का सृजन करना कहते हैं। और इस प्रक्रिया में ध्यान में रखना सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है मुद्रा गुणक, मुद्रा गुणक, या फिर इसको बोलते हैं साख गुणक, साख गुणक यानी कि के। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक जितना ज्यादा होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सृजन भी उतना ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साख गुणक ही बताता है कि एक बैंक के द्वारा कितना साख निर्माण किया जा सकता है। अंतिम साख जमा इक्वल टू साख गुणक मल्टीप्लाई बाय प्राथमिक जमा। ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है कि एक इकोनॉमी में कितना पैसा जमा हुआ है, उस इकोनॉमी का साख गुणक क्या है। अब साख गुणक कैसे तय होता है? साख गुणक तय होता है कि आरबीआई ने कितना जो है नगद आरक्षित अनुपात तय कर रखा है, यानी कि कितना एलआरआर जमा कर रखा है। तो जितना ज्यादा एलआरआर होगा, जितना ज्यादा एलआर होगा, मुद्रा उतना ही कम होगा। मतलब मान लो एलआरआर हमारा जो है 20% है, इसका मतलब होता है गुणक हो जाएगा 20, 1/20 यानी कि प्रतिशत, 100/20 यानी कि 5 गुना। मतलब 1,000 रुपए इकोनॉमी में जमा होता है तो बैंक वाले उसको 5 गुना अधिक करके मुद्रा के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को बोलते हैं साख निर्माण की प्रक्रिया। तो ये दो चीजें काम करती इकोनॉमी में। अब ये एक दिन में होता नहीं, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बैंकों में प्राथमिक जमा प्राप्त होता है, उससे हर बैंक जो भी सीआरआर होता है, आवश्यक आरक्षित जो रिजर्व होता है, आरबीआई के पास रखना होता है, रख दिया जाता है। उसके बाद वो लोन के रूप में किसी और को चला जाता है, जिसके पास लोन जाता है वो दूसरी बैंक में पैसा जमा जाता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक लास्ट में ये जीरो ना जाए। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, साख का सृजन की प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से चलती है, साख सृजन की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं साख निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, ये प्रक्रिया इस प्रकार से काम करेगी। मैं आपको थोड़ा एग्जाम में आता है, साख निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। जब प्रक्रिया को बता पूछा जाएगा तब आपको ये प्रक्रिया बनानी पड़ेगी। यहाँ पर हो गया बैंक, यहाँ पर हो गया प्राथमिक जमा जो सबसे पहले पैसा आता है, प्राथमिक जमा। यहाँ पर हो जाएगा सीआरआर जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और यहाँ पर वो साख जमा हो जाएगा, मतलब जो लोन रूप में बांटते हैं। मान लो एक बैंक में ए बैंक है, उसमें 1,000 रुपए जमा हुआ है, आरबीआई ने तय किया उसका 20% जो है सीआरआर होगा, मतलब 20% हर हालत में आपको हमारे पास रखना होगा, फिर लोन बांट सकते हैं। तो 1,000 का 20% के 200 रुपए आरबीआई का चला गया, 800 रुपए का लोन चला जाएगा। जो लोन जाता है वो किसी और बैंक में जाके जमा हो जाए, क्योंकि जिस बंदे ने लोन लिया अपना काम पूरा करेगा, जिसको पेमेंट करना है उसको पेमेंट कर देगा, वो अपने बैंक में जमा। तो बैंक बी में 800 रुपए आ गया, 800 रुपए में इस वाले बैंक ने दोबारा इसका 20% 160 रुपए कट के लोन दे दिया। ठीक है, फिर वो लोन का पैसा कहीं ना कहीं किसी तरह से दूसरे बैंक में चला जाएगा 640, वो बैंक वाले फिर से इसका 20% काट देंगे। इसका मतलब 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, और जो बचेगा पैसा उसका लोन चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है बैंक टू बैंक, ये अनवरत चलती रहती, कंटिन्यू चलता रहता है। और ये तब तक चलता रहता है जब तक ये क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। जब ये जीरो हो जाएगा फिर इसका हम टोटल करेंगे, तो ये टोटल जब करेंगे तो पता चलेगा कि 20% होने पर ये 5,000 के रूप में हो गया। 1,000 रुपए आरबीआई के पास चला गया, 4,000 का लोन चला गया, तो लोन बांट बांट के कितना रुपए जनरेट कर दिया, 5,000 रुपए। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं साख का निर्माण करना। या तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर ध्यान रखिएगा आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा साख निर्माण की एक अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति ने अगर 10,000 रुपए जमा किया, यानी कि अगर प्राथमिक जमा 10,000 रुपए है, वही अर्थव्यवस्था का
LRR लिख सकते हैं, या फिर CRR दिया हो सकता है, या फिर खाली R हो सकता है, आरक्षित अनुपात, और ये जो है 50% है। तो बताओ कुल साख निर्माण कितना होगा, कुल साख निर्माण कितना होगा, ये पूछा गया है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है, और एग्जाम में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर साख निर्माण की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल साख निर्माण का फॉर्मूला होता है K मल्टीप्लाई बाई प्राथमिक जमा। तो सबसे पहले K निकालो, K इक्वल टू 1/LRR इक्वल टू 1/50%, और परसेंट का साइन लगाएंगे तो 100/50, तो यहाँ आ जाएगा 2। मतलब एक अर्थव्यवस्था में 2 गुना साख निर्माण होगा। तो यहाँ पर कुल साख निर्माण कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000 इक्वल टू 20,000, मतलब 10,000 जमा करने पर 20,000 रुपये ये जनरेट कर देगा। अब ये सब होता है कि साख निर्माण की कुछ प्रमुख सीमाओं को बताइए। साख सीमाएं हमेशा डिपेंड होती है कितना आरक्षित अनुपात है, कितना LRR या CRR, इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना पैसा। दूसरा, RBI द्वारा निर्धारित CRR कितना होगा। जनता की आदतें कैसी होती है, जनता अगर सेविंग ज्यादा कर रही है तो साख का निर्माण कम होगा, जनता खर्च ज्यादा कर रही है तो साख का निर्माण ज्यादा होगा। ऋण की मांग कितनी हो रही है, इस बात पर भी साख का निर्माण डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया वाणिज्यिक बैंक। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? केंद्रीय बैंक एक देश का वो सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है, मौद्रिक संस्था है, जो देश की समस्त बैंकिंग प्रणाली और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, नियमित करता है। ठीक है, उसके लिए गाइडलाइन जारी करता है, उसके लिए काम करता है। मतलब पूरे वित्तीय संस्थानों को एकजुट बनाए रखने का काम करती हैं, इसलिए इसको सर्वोच्च कहते हैं। और भारत में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें और आता है, गवर्नर। ठीक है, वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका मतलब ध्यान रखिए, इसका वर्तमान संजीव मल्होत्रा इसका जो है वर्तमान गवर्नर है। याद रखिएगा, 1 नंबर में MCQs में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 1935 में। और दूसरा क्वेश्चन इसमें आ सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनलाइजेशन, ये हुआ था 1949 में। ठीक है, तो ये 2 डेट और वो एक नाम याद रखिएगा, तो आपके MCQs के लिए जरूरी है। आगे बढ़े, केंद्रीय बैंक से रिलेटेड 2 टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, केंद्रीय बैंक के कार्य और केंद्रीय बैंक के द्वारा साख का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। तो केंद्रीय बैंक के कार्यों की बात करते हैं। सबसे पहले मुद्रा का निर्गमन, केंद्रीय बैंक के द्वारा देश के लिए मुद्रा का यानी कि नोटों को जारी किया जाता है, और इसी के पास एकाधिकार होता है, कोई दूसरा नोटों को जारी नहीं कर सकता। तो दूसरा क्वेश्चन होता है, तो सर सिक्कों को कौन जारी करता है? एक देश में सिक्कों को जारी करने का अधिकार देश की वित्तीय मंत्रालय द्वारा होता है। वित्तीय मंत्रालय की केंद्र सरकार के अधीन वित्तीय मंत्रालय के द्वारा सिक्कों को जारी किया जाता है। ओके, अब बात करेंगे दूसरा, केंद्रीय बैंक देश के लिए देश की सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बैंकर के रूप में कार्य करती है। केंद्र के सरकार की जो भी पैसा आना होता है, जो भी भुगतान करना होता है, वो केंद्रीय बैंक के RBI के माध्यम से होता है। सरकार को लोन चाहिए, RBI के द्वारा प्रदान किया जाता है। सरकार को वित्तीय सलाह चाहिए, RBI प्रदान करती है। वित्तीय सहायता चाहिए, RBI प्रदान करती है। मतलब RBI सरकार के लिए क्या है? बैंक है, नॉर्मल बैंक है। बैंकों का बैंक, सभी बैंकों का बैंक केंद्रीय बैंक ही होता है। सभी बैंकों के पास जब पैसे ज्यादा होते हैं वो केंद्रीय बैंक के पास जमा करते हैं, जब बैंकों को पैसा चाहिए तो केंद्रीय बैंक से लेकर आते हैं। इस प्रकार से केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। साख का नियंत्रण, केंद्रीय बैंक एक अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हुए साख को नियंत्रित करता है। क्यों? साख का निर्माण करने का काम व्यापारिक बैंक है। कभी कभी व्यापारिक बैंकों के द्वारा बहुत अधिक लोन बांट दिया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि मुद्रा स्फीति यानी कि महंगाई आ जाती है। कभी कभी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। इन दोनों सिचुएशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी केंद्रीय बैंक की होती है। ठीक है, विदेशी विनिमय संरक्षक, केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव, उसको संरक्षित करने का काम करती हैं। ठीक है, उसके अलावा एक कार्य और है, इसमें याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा CBSE बोर्ड में अंतिम ऋणदाता।
अंतिम ऋणदाता का कार्य यानी कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब व्यापारिक बैंकों को कहीं से भी फंड नहीं मिलता है तो व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक ही है जो व्यापारिक बैंकों को विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट है समाशोधन गृह का कार्य। हालांकि एग्जाम में ये कम आता है, फिर भी ध्यान रखिएगा, जो एक बैंक दूसरे बैंक से लेन देन करते हैं उस लेन देन से संबंधित जो निपटारा है उस सबको करने की जिम्मेदारी भी केंद्रीय बैंक की ही आती है। अब दूसरा टॉपिक है केंद्रीय बैंक के द्वारा साख का नियंत्रण कैसे किया जाता है। अब बात यह साख का नियंत्रण करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए होता क्या है ना, ये जो व्यापारिक बैंक है, ये जो व्यापारिक बैंक है ये करते हैं साख का निर्माण। क्या करते हैं? साख का निर्माण। साख का निर्माण करने के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कभी कभी क्या होती है, मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है। जब मुद्रा की पूर्ति ज्यादा हो जाएगी इसका मतलब अर्थव्यवस्था में लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा जाए, ऐसे में अर्थव्यवस्था का जो सामूहिक मांग है सामूहिक पूर्ति की तुलना में ज्यादा हो जाएगा और इससे अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगी, मुद्रास्फीति आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मुद्रास्फीति अंतराल बोलते हैं। और इससे अर्थव्यवस्था महंगाई की स्थिति आ जाती है जो देश के लिए सही नहीं है, समस्या है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है, मुद्रा की पूर्ति कम होती है। जब मुद्रा की पूर्ति कम होती है तो सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति की तुलना में कम होगी। इससे क्या होगा, अविस्फीतिक अंतराल आ जाता है, अविस्फीतिक अंतराल आ जाता है। और ये अंतराल आगे जाके अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति लेके आ जाती है और मंदी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को जन्म देती है। किसको? बेरोजगारी, जो अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। तो ये दोनों ही सिचुएशन देश के लिए क्या है, समस्या है। इन देश की समस्या है तो इस समस्या को सुलझाने की निपटाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्रीय बैंक की होती है। तो केंद्रीय बैंक मुद्रा पूर्ति की मात्रा को कम, यहाँ पर समस्या सुलझाने के लिए मुद्रा पूर्ति को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इन दोनों सिस्टम के लिए आरबीआई को बीच में आना पड़ता है। आरबीआई इसके लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करती है जिसको बोलते हैं मौद्रिक नीतियां। मौद्रिक नीतियों के अंतर्गत दो प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, एक है मात्रात्मक क्वांटिटेटिव और एक होता है गुणात्मक क्वालिटेटिव। तो जब हम बैंक दर नीति, सबसे पहला है बैंक दर नीति। बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंक को दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगर अर्थव्यवस्था में साख घटती है, साख घटने का मतलब होता है, साख घटने का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में महंगाई की स्थिति आई हुई है तो यहाँ पर बैंक दर को बढ़ा देना पड़ता है, लोन महंगा हो जाएगा। अगर साख में मंदी आ जाती है, साख को घटाना है तो बैंक दर को कम करना पड़ेगा। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, ये रेपो रेट भी सेम ही होता है। रेपो रेट आरबीआई के द्वारा व्यापारिक बैंक को दिया गया अल्पकालिक ऋण होता है, अल्पकाल के लिए दिया गया। तो सेम टू सेम यहाँ पर है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को कम करना है क्योंकि अर्थव्यवस्था में महंगाई है तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा। और वहीं पर अर्थव्यवस्था में अगर मंदी है तो रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं खुले बाजार की परिचालन, खुले बाजार की प्रक्रिया। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक के द्वारा सरकार की प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय किया जाता है। तो अगर सरकार की प्रतिभूतियों क्रय विक्रय किया जाता है तो अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ानी है, कब होता है, मंदी की स्थिति हो तो आरबीआई के द्वारा प्रतिभूतियों को जनता विभिन्न संस्थाओं से खरीद लिया जाता है, मुद्रा का प्रचलन बढ़ जाता है। वहीं पर उसका उल्टा अर्थव्यवस्था में महंगाई की स्थिति है तो प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाएगा जिससे अर्थव्यवस्था से मुद्रा का जो सरकार के जो है केंद्रीय बैंक के पास आ जाए। नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा रेशियो है, वो भाग है जहां पर हर व्यापारिक बैंक अपने पास जो कुल जमा होता है उसका एक निश्चित भाग आरबीआई के पास नगद रूप में रखता है। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में अगर महंगाई की स्थिति आ जाती है तो महंगाई को कम करने के लिए सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में जो लोन कम हो जाता है और मुद्रा की पूर्ति घट जाती है। वहीं पर अगर साख को बढ़ानी है,
यानी कि मंदी की स्थिति है तो CRR को कम कर दिया जाता है, इससे लोन सस्ता हो जाता है और मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। ठीक वैसा ही SLR है, वैधानिक तरलता अनुपात, ये बहुत दर होता है जहां पर प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने पास खुद के पास जो है कुछ ना कुछ पैसा यानी कि रिजर्व रखना पड़ता है तरल रूप में, चाहे वो सोने के रूप में रखा हो, चाहे वो कैश के रूप में रखे, चाहे वो प्रतिभूति रखना पड़ता है। सेम यहाँ पर है, अगर यहाँ पर अर्थव्यवस्था में महंगाई है तो महंगाई में SLR को बढ़ा दिया जाता है, और अर्थव्यवस्था में मंदी है, मुद्रा अपस्फीति है, तो इसको घटा दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा RBI के थ्रू कुछ गुणात्मक विधियों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे मार्जिन आवश्यकता हो गया, नैतिक अनुनय हो गया, साख राशनिंग हो गया, चयनात्मक साख नियंत्रण हो गया, जो अर्थव्यवस्था में किया जाता है इनडायरेक्टली फॉर्म में। इसमें मार्जिन आवश्यकता क्या होता है? मार्जिन आवश्यकता का मतलब होता है जब कहीं से आप लोन लेने जाएंगे, किसमें? सिक्योरिटी की बेस में। तो आपके पास मान लो आप गोल्ड से लोन लेना चाहते हैं, तो आपकी गोल्ड की वैल्यू है 1,00,000 रुपए, लेकिन जो लोन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है केवल 80,000 रुपए। तो 1,00,000 का लोन गोल्ड देके 80,000 रुपए मिल रहा है, तो 20,000 रुपए कहाँ गया? इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटाया जाता है, और वहीं पर मुद्रा की पूर्ति को कम करना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है। उसके अलावा केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को कुछ नैतिक मोरल कहते हैं, भैया आप अर्थव्यवस्था के लिए कुछ करो, तो गाइडलाइन जारी किया जाता है, उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है, कई प्रकार की चीजें उनसे कहा जाता है कि आप अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, सही करने अपने लेवल पे कुछ करो। उसके अलावा साख की राशनिंग होती है, व्यापारिक बैंक जो लोन देती है ना, उसका एक लिमिट तय होता है, कौन किसको कितना, तो केंद्रीय बैंक उस लिमिट को तय करती है, इसको साख राशनिंग कहते हैं। इसके अलावा कुछ और साख नियंत्रण उपाय किए जाते हैं, जैसे रेस्ट्रिक्शन लगाना है, पेनल्टी वगैरह, ये सब कुछ उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इतना सब पढ़ने के बाद हमें ध्यान में ये रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्न है जो हमें तैयारी करनी है। तो पिछले कुछ सालों के आधार पर 6 पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको 100% तैयार करने हैं। ये इसको आप क्या मान लो, रट्टा मान लो, क्योंकि ये आने ही आने हैं। सबसे पहले मुद्रा के कार्य क्या होता है, मुद्रा आपूर्ति के M1 M3 तो अब आता नहीं है, उदाहरण सहित साख सृजन किस प्रकार से किया जाता है, RBI के कार्य, RBI के मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण, और रेपो रेट का क्या प्रभाव पड़ता है, रेपो रेट को बढ़ाया गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और रेपो रेट को कम किया गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये 6 टॉपिक जो है आपको 100% रट्टा मारने हैं मुद्रा और बैंकिंग से। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की। जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको 2022 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए यहाँ पर 2022 में 3 MCQs पूछा गया है, यानी कि 3 नंबर तो आपको यहाँ मिल गए, प्लस 2 आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ये पक्का आपका 1 नंबर का होगा, और ये पक्का आपसे 2 नंबर, यानी कि 6 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने कहा 6 से 8। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, जनता के पास रखी मुद्रा और बैंकों की मांग जमा को मिलाकर क्या कहा जाता है। जनता का मुद्रा और बैंक में जो दोनों को मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं हम क्या चीज, संकीर्ण मुद्रा। ठीक है, दोनों को मिला के, समझ में आ गया इसको। निम्नलिखित में से कौन साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि है? तो नैतिक अनुनय मात्रात्मक नहीं है, रेपो रेट, ये रेपो रेट मात्रात्मक है। जब भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता है तो इसका संभावित प्रभाव क्या होता है? तो जब भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट को बढ़ा दीजिएगा तो लोन महंगा हो जाएगा, और लोन महंगा हो जाएगा तो मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है लघु उत्तरीय, विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के कार्य की व्याख्या कीजिए। विनिमय के माध्यम के रूप में केवल एक के बारे में बताना है, विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा कैसे कार्य करती है। मतलब विनिमय का माध्यम के माध्यम से मुद्रा किसी वस्तु को कभी भी खरीदा या विक्रय किया जा सकता है, और मुद्रा ने ही क्रय विक्रय को एक आधुनिक और सशक्त रूप प्रदान किया है। आपको 2 लाइन में 3 लाइन एक्सप्लेन करना है। मुद्रा आपूर्ति को परिभाषित कीजिए, इसके घटकों को बताइए। मनी सप्लाई को बताना है जो थोड़ी देर पहले बताया, और इसके घटक यानी कि M1 M2 पक्का ये 2 नंबर का रहा होगा। और आपको क्योंकि घटक पूछा गया है तो मुद्रा पूर्ति का 1 नंबर और घटक बताने के 1 नंबर, तो आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिलेंगे। 2023 की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए, 3 नंबर यहाँ, और 1 क्वेश्चन ये पूछा गया है प्रक्रिया, तो ये भी 3 नंबर का होगा, 6 नंबर। तो यहाँ पूछा गया है वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा साख सृजन मुख्यतः किस प्रकार निर्भर करता है। तो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण डिपेंड करता है नगद आरक्षित अनुपात, सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर, कर दर, तब राइट आंसर होगा
नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR के ऊपर जितना ज्यादा CRR होगा साख सृजन उतना ही कम होता चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है जनता के द्वारा जमा स्वीकार करना, क्योंकि ये व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। खुला बाजार परिचालन से क्या आशय है? खुला बाजार का मतलब होता है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, किसके द्वारा? केंद्रीय बैंक के माध्यम से। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा साख का सृजन कैसे किया जाता है, और आप यहाँ पर उदाहरण सहित बताएंगे। उदाहरण से मतलब होता है पहले एक उदाहरण देंगे कैलकुलेशन करने का, के मल्टीप्लाई में प्राथमिक जमा वाला, और उसके बाद टेबल बना के बताएंगे किस तरह से होता है, पूरा प्रक्रिया को डिपेंड करेंगे, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। 2024 में आते हैं तो यहाँ पर एक केस आया था, देखिए केस स्टडी का क्वेश्चन आया था, वहां पर 2 क्वेश्चन थे, उसके अलावा 2 MCQs है। M3 किसके बराबर होता है? M3 मुद्रा प्लस मांग जमा, M1 बल बैंकों की सावधि जमा, ये होता है M3। भारत में मुद्रा आपूर्ति का सबसे बड़ा व्यापक माप कौन सा होता है? दैट इज M3। ये हो गया M0। इसके अंदर देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा है M3, ठीक है, सबसे बड़ा है। निम्नलिखित को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में साख को विनियमित करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में ही अतिरिक्त मुद्रा आपूर्ति को कम करने के लिए संगठनात्मक उपाय अपनाता है। तो RBI द्वारा प्रयुक्त किसी एक मात्रात्मक उपकरण का नाम बताइए। तो यहाँ पर कोई भी एक उपकरण बता दो, आप हमारा रेपो रेट बता सकते हो, बैंक रेट बता सकते हो, तो 1 नंबर आपको ये मिल गया। दूसरा है समझाइए कि रेपो रेट में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति को कैसे प्रभावित करता है। ये 2 नंबर का होगा पक्का, ये 3 नंबर का होगा, ठीक है। 1 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर का ये हो गया, और 2 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आया था, देखिए। तो रेपो रेट में वृद्धि करने से मुद्रा आपूर्ति पे क्या, तो रेपो रेट में वृद्धि करने से क्या होता है? लोन महंगा हो जाएगा, ब्याज दर बढ़ जाएगा। ब्याज दर होने से लोन महंगा हो जाएगा, जहां पर लोग कम लोन लेंगे, तो कम लोन लेने से क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति हमारी कम हो जाएगी। इससे अर्थव्यवस्था में जो महंगाई की स्थिति है वो हमारी कम होने लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में, यहाँ पर 2 MCQs प्लस 2 क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि? गुणात्मक पूछा गया, बैंक मात्रात्मक है, मार्जिन आवश्यकता ये गुणात्मक है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा। जमा वो न्यूनतम प्रतिशत जिसमें वाणिज्यिक बैंक को RBI के पास रखना पड़ता है, वाणिज्यिक बैंक को जो RBI के पास रखना पड़ता है वो होता है CRR। लघु उत्तरीय प्रश्न, केंद्रीय बैंक के कोई 2 कार्य बताइए। पक्का 2 नंबर का होगा, क्योंकि 2 कार्य बताना है इसमें केंद्रीय बैंक के, और दोनों को एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें नोट निर्गमन का अधिकार, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंकर, कोई भी 2 बताइए। CRR और SLR में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भी ये पक्का 2 नंबर का आया होगा, अंतर पूछा गया CRR और SLR। CRR का मतलब होता है बहु प्रतिशत, जहाँ पर प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास नगद रूप में रखना पड़ता है। SLR बहु प्रतिशत होता है, जहाँ पर प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने पास खुद के रूप में रखना पड़ता है। CRR में कैश फॉर्म में, नगद रूप में, नोटों के रूप में रखना पड़ता है केंद्रीय बैंक के, और यहाँ पर तरल रूप में, वो प्रतिभूति के रूप में भी हो सकता है रखना है। तो 2 अंतर पूछा गया है, 2 बता दिए, ये था। तो ये क्वेश्चन चैप्टर बहुत ही ईजी है, आपके एग्जाम में मार्क्स देके जाएगा 6 से 8। अच्छे से पढ़ लीजिए, और मैं गारंटी देता हूँ जितने टॉपिक 6 टॉपिक मैंने बताया उस टॉपिक को भी पढ़िए, उसी में से आएगा, उसके बाद आने वाला नहीं है। कोई भी डाउट होता है कमेंट बस आपके पास है, डाउट बताइए, सर ये डाउट है, उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।